Hello students, welcome to our channel Simplified Study. Today we shall study the first part of present tense that we call present indefinite tense. Very important topic I have raised. तो present indefinite tense इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में मौजूदा हालात में एक निश्चित नियम अथवा आदत के अनुसार होता रहता है। पहचान है ऐसे वाक्यों की, सिम्टम जिसे कह सकते हैं कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को जब देखेंगे, यदि वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उस वाक्य की क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आता है। उदाहरण के लिए जैसे राम जाता है, अंत में आया ता है। सीता पढ़ती है, अंत में आया ती है। वे स्कूल जाते हैं, सबसे लास्ट में देखेंगे आया ते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, अंत में आया इस वाक्य के ता हूँ। तो मैंने देखा कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे थोड़ा सा देखने जैसा है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है कि और भी कोई ऐसे वाक्य हैं जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं लिखा रहता है लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमको आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। उदाहरण के लिए देखें, मैंने लिखा कौवा काला होता है, दूध सफेद होता है, या कोयल काली होती है। अब यहां देखेंगे जब वाक्य लिखा गया कि कौवा काला होता है, वाक्य के लास्ट में आया ता है, दूध सफेद होता है, अंत में आया ता है, या यूं कहें कोयल काली होती है, अंत में आया ती है। तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? कभी नहीं, नेवर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है और ये मोस्ट कंफ्यूजिंग है। यहां देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है क्योंकि इसमें कोई कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा है। पहले वाक्य में जब हमने पढ़ा था कि राम जाता है, रेखा स्कूल जाती है, तो ऐसे वाक्यों में स्कूल जाने का काम, पढ़ने का काम, लिखने का काम हो रहा था। लेकिन इस वाक्य में कौवा काला होता है, दूध सफेद होता है, इस वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक कंफ्यूजिंग पॉइंट मैंने आपको बताया। और आगे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि ऐसे वाक्यों में कभी भी इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करते। वी नेवर यूज आइदर इज और आर और एम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ सर्टेन टर्म्स हैं जिनकी आवश्यकता हमको पड़ती है कि कर्ता क्या है, वाक्य में कर्ता को पहचानना पड़ेगा, क्रिया कौन सी है और कर्म कौन सा है। वैसे तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन लेट अस हैव अ रिकैप ऑफ दिस टर्म्स एज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कर्ता, जिसको वी कॉल इट सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? हमने देखा है कि कार्य को करने वाले को ही हम कर्ता कहते हैं। जब भी कोई वाक्य होता है, जैसे हमने पढ़ा कि मोहन पुस्तकें लाता है, तो हमने देखा इसमें कोई कार्य हो रहा है। कार्य कौन सा हो रहा है? लाने का। और उस लाने के कार्य को कौन कर रहा है? मोहन। तो सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो है कि कर्ता कार्य को करने वाला होता है, अर्थात कर्ता उसे कहते हैं जो उस वाक्य में कार्य को करता है, जो डूयर होता है। अब डू अर्थात करने का काम, जो ब्रिंग है, BRING, ब्रिंग, ये लाने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन। मोहन इस कार्य का डूयर है, उस कार्य को करने वाला है, इसलिए मोहन क्या हो गया? कर्ता। दूसरा एग्जाम्पल देखें, राधा श्याम की बांसुरी चुराती है। अब हमने देखा कि जो कार्य हो रहा है, चोरी करने का काम हो रहा है, और उसको कर कौन रहा है?
डूयर कौन है, उस कार्य को करने वाला कौन है, चुराने का काम कौन कर रहा है, तो हम पाते हैं राधा। इस वाक्य में राधा जो है सब्जेक्ट हो गई, राधा जो है डूयर। यदि हमें कर्ता को जानना है तो वाक्य में कौन लगा के जब प्रश्न पूछते हैं तो हमें कर्ता तुरंत पता लग जाता है। जैसे यदि वाक्य है मोहन पुस्तकें लाता है, हम पूछें कि पुस्तकें कौन लाता है, हु ब्रिंग्स बुक, तो उत्तर आएगा मोहन। मोहन हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड सेंटेंस में राधा श्याम की बांसुरी चुराती है, पूछा जाए हु स्टील्स द फ्लूट, बांसुरी कौन चुराता है, उत्तर मिलेगा राधा। तो कौन का जो भी उत्तर होगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट। अब आगे देखें दूसरा टॉपिक जो हमारा है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब को कहा गया कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, कार्य बताने वाले शब्दों को ही क्रिया कहते हैं। वर्ब से एक्शन का पता लगता है, क्रिया, जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना। इसीलिए क्रियाओं के मूल अर्थ में, क्रियाओं के अंत में सबसे लास्ट में ना, नी, ने छिपा रहता है। सभी क्रियाएं ना से पैदा होती हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना, आने का कार्य, लिखने का कार्य, पढ़ने का कार्य। तो कार्य बताने वाले शब्द क्रिया कहलाए और सबसे लास्ट में इन क्रियाओं के ना, नी, ने। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इसी वर्ब को ही सोल ऑफ ए सेंटेंस कहा जाता है। यह एक वाक्य की आत्मा कहलाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए सोल इंपॉर्टेंट है, यदि सोल नहीं है तो ऑफ मनुष्य नहीं है, कॉर्प्स है, बिल्कुल लॉस है। उसी तरीके से यदि वाक्य में वर्ब नहीं है तो कोई वाक्य की रचना ही नहीं हो सकती। तो यदि हमें क्रिया को पहचानना है तो हम पूछेंगे कि कर्ता कौन सा कार्य करता है। जैसे इस वाक्य में मैंने देखा मोहन पुस्तकें लाता है, तो कर्ता हमारा हुआ था मोहन, और कौन सा कार्य मोहन करता है इसको हम पूछेंगे। फिर से सुने कि मोहन कौन सा कार्य करता है, तो हम समझेंगे, हम पाएंगे लाने का कार्य। तो यही जो लाने का कार्य है, यही जो हमारी ब्रिंग क्रिया है, यही हो गई क्रिया। दूसरे वाक्य में देखेंगे कि राधा श्याम की बांसुरी चुराती है। हम पूछें कि बांसुरी कौन चुराता है, तो कर्ता मिला। और जब ये पूछें कि राधा क्या करती है, क्या करती है राधा, क्या करती है, क्या करता है, अर्थात सब्जेक्ट हमारा कौन सा कार्य करता है। जब इसको जानेंगे तो क्रिया तुरंत हमें मिल जाएगी। अब हमारा अगला है टर्मिनोलॉजी ऑब्जेक्ट, जिसको वी कॉल इट कर्म इन हिंदी। अब देखें कर्म किसे कहते हैं? कर्ता तथा क्रिया के बाद जो वाक्य में शेष भाग बचता है उसे हम कहते हैं कर्म। जैसे उदाहरण के लिए इस वाक्य में मोहन पुस्तकें लाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पाया कि हमारा कर्ता मोहन है और लाता है क्रिया हो गया। तो बाकी जो शेष भाग बचा इस वाक्य का वो हो गया पुस्तकें। पुस्तकें ही क्या हो गया? कर्म। दूसरा वाक्य देखें, राधा श्याम की बांसुरी चुराती है। जो डूयर है, जो कार्य को करने वाला है, वो है राधा। राधा हो गई कर्ता, और चोरी करने का काम जो उसका एक्शन है वो हो गई क्रिया। और जो वाक्य का शेष भाग बचा श्याम की बांसुरी, ये हो गया कर्म। तो इस तरीके से हमने कर्म को डिफाइन किया। दूसरा चीज, कर्म को यदि और जानना है तो हम ये पाते हैं, देखते हैं कि कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव जिस किसी शब्द पे पड़ता है वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कर्ता हमारा मोहन है, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है लाने का, और प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तकों पे। मोहन है कर्ता, मोहन पुस्तक ला रहा है, मोहन लाने का काम कर रहा है, पुस्तकों की स्थिति बिल्कुल बदल जा रही है। तो हमारे क्रिया का प्रभाव, हमारे कार्य का प्रभाव, लाने का प्रभाव किस पे पड़ा? पुस्तकों पे। पुस्तक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगला उदाहरण देखें, दूसरा उदाहरण और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। राधा श्याम की बांसुरी चुराती है। इसमें डूयर कौन है? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है राधा।
वर्ब क्या है, कौन सा कार्य हो रहा है, वो है चोरी करने का काम। और इस चोरी करने के प्रभाव को यदि देखा जाए तो चोरी करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, श्याम की बांसुरी। श्याम की बांसुरी क्या हो रही है, वहां से हट जा रही है। बांसुरी जो चोरी किया जा रहा है, तो चोरी करने का प्रभाव श्याम की बांसुरी पे पड़ जा रहा है। यही हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, when we translate any sentence into English, there are certain terms, there are certain steps which we must know. जब भी हम किसी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो हमें ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है कि हम टेंस को आइडेंटिफाई करें। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो पहला वर्क होता है हम लोगों का टेंस आइडेंटिफिकेशन। यदि हमारा टेंस प्रेजेंट है तो वाक्य के अंत में है, हूं, हो आएगा। यदि हमारा टेंस पास्ट है तो वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा। यदि हमारा टेंस फ्यूचर है तो वाक्य के अंत में गा, गी, गे आएगा। अब हम टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 पार्ट्स। टेंस के आइडेंटिफिकेशन के बाद आवर सेकेंड स्टेप विल बी टू डायग्नोस द टाइप ऑफ टेंस। कौन सा वो टेंस है, टेंस और उसका टाइप। उसके बाद हम सेंटेंस को डायग्नोस करते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विच टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज बीन गिवन फॉर ट्रांसलेशन। जब तक ये स्टेप हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक वी कांट ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो आज चलें हम सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको बताते हैं। इसका सिंपल सेंटेंस के कई नाम होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, नेक्स्ट इसका नेम जो है असर्टिव सेंटेंस, अनदर नेम डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड लास्ट नेम इज स्टेटमेंट। हिंदी में वी कॉल इट साधारण वाक्य। जब हम साधारण वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो पाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसको भी कॉल इन हिंदी कर्ता। उसके बाद या तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन स्थितियों में हम केवल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और किन स्थितियों में हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा ईएस लगाएंगे, क्योंकि यही हमको वी मस्ट बी केयरफुल इन यूजिंग इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एडिंग एस और ईएस। यहां हमको बहुत ही सावधान रहना है। तो वेयर शैल वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हेन द नाउन गिवन और द सब्जेक्ट गिवन इन सेंटेंस इज प्लूरल। यदि आपका नाउन आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल नंबर नाउन है आपका सब्जेक्ट, तब हम उसके साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। ध्यान से सुने, यदि हमारा कर्ता, कर्ता मतलब डूयर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला। यदि हमारा कार्य करने वाला सब्जेक्ट आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा तथा कोई भी प्लूरल नंबर नाउन होगा, तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर नाउन है, सिंगुलर नंबर नाउन का मतलब ही, शी, इट, दिस, दैट और किसी का नाम। किसी का नाम भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, आपके फादर का नाम हो सकता है, आपके फ्रेंड का नाम हो सकता है, किसी एक व्यक्ति का नाम। तो यह नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में आता है, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा ईएस लगाएंगे। ध्यान दें, यदि आपका सेंटेंस सिंपल है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल राइट सब्जेक्ट
then there are two ways, either first form of the verb or first form of the verb with s or es and at last object. अभी मैंने आपको बताया यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है अर्थात बहुवचन है, अर्थात आई वी दे यू में से कोई है तो हम केवल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है जैसे ही शी इट दिस दैट और किसी भी एक व्यक्ति का नाम, तो ऐसी स्थिति में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर कहलाएगा और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें हमें एस अथवा ईएस को जोड़ना होगा और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम ये तो जान गए कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है अथवा प्लूरल नंबर, लेकिन कब हम किन स्थितियों में अपने वर्ब के साथ हम एस जोड़ेंगे और किन स्थितियों में हम वर्ब के साथ ईएस जोड़ेंगे ये जानना जरूरी है, अन्यथा आप कर्ता भी जानेंगे, वर्ब भी जानेंगे, ऑब्जेक्ट भी जानेंगे, टेंस भी जानेंगे, टेंस के टाइप्स भी जानेंगे, सेंटेंस भी जानेंगे, फिर भी चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वर्ब के साथ कब हम ईएस लगाते हैं और कब हम एस लगाते हैं। तो व्हेन एनी वर्ब एंड्स विथ आइदर एस, एसएच, सीएच, एक्स, जेड एंड ओ, वी यूज ईएस एट द लास्ट ऑफ द वर्ब। जब किसी भी वर्ब के लास्ट में एस दिया हो, एसएस दिया हो, सीएस दिया हो, एक्स दिया हो, जेड हो या वो हो, तो हम इसमें जब जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो हमेशा ई एस ही जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मिस मीन्स खोना, MISSES जब हम जोड़ेंगे तो MISS इसके साथ ES जुड़ जाएगा। फिनिश, FINISH समाप्त होना, जब हम जोड़ेंगे तो हमेशा ES जुड़ जाएगा। मिक्स देखें सबसे लास्ट में X दिया हुआ है, इसमें जब जोड़ेंगे तो ES जुड़ जाएगा। बज Z दिया है, यहां पे जब जोड़ेंगे तो ES जुड़ जाएगा और यदि लास्ट में O है जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया आपको तो हम जोड़ेंगे ES जुड़ जाएगा, हो जाएगा GOES गोच। तो फिर से ये ध्यान देने वाली चीजें हैं, अगर यहाँ पे कहीं भी थोड़ी सी गलती होगी तो पुनः आप सारी चीजों का पालन करेंगे लेकिन आकर के एस अथवा ES ऐड करते समय कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे और मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर से सुने, यदि हमारा वर्ब उसके लास्ट में एस आता है, SH आता है, CH आता है, X आता है, Z आता है अथवा O आता है तो हमेशा वर्ब के लास्ट में ES ही जुटेगा। और यदि कोई वर्ब है कॉन्सोनेंट से समाप्त होता है और अंत में Y आता है, अर्थात Y के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट है, यदि कोई वर्ब है सबसे लास्ट में Y आता है और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम जब जोड़ते हैं तो Y समाप्त होकर के IES हो जाता है। जैसे CRY, अब यहां देखेंगे Y से समाप्त हो रहा है और R हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जब इसको हम S अथवा ES लगाएंगे Y समाप्त हो जाएगा CRIES। एक वर्ब का एग्जांपल और देखें, FLY, Y से हमारा समाप्त हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो जब हम इसमें ऐड करेंगे S अथवा ES तो Y समाप्त हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हो जाएगा FLIES। नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी, STUDY, यहां पे हमारा जो है वर्ब Y से समाप्त हो रहा है और इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो जब हम इसको S अथवा ES ऐड करेंगे तो STUDIES। आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब एक कंडीशन और आती है कि यदि आपका कोई वर्ब, इफ देयर इज अ वर्ब and it ends with Y and before Y there is a vowel, then what shall we do there? यदि कोई वर्ब है
वाई से समाप्त हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट न आकर के वावेल आता है तो क्या करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एस जोड़ देंगे। जैसे एस ए वाई, ये वर्ब है, क्रिया है, से मीन्स कहना, कोई कार्य। इसमें जब जोड़ेंगे हम तो सिर्फ एस जुड़ जाएगा, एस ए वाई एस। अगला एग्जाम्पल पी ए वाई, देखें सबसे लास्ट में वाई आया, वाई के पहले ए आया जो कि वावेल है, जब इसको जोड़ेंगे तो पी ए वाई एस। अनदर एग्जाम्पल पी एल ए वाई, पी एल ए वाई, सबसे लास्ट में आया वाई, उसके पहले क्या आया, वावेल। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एल ए वाई एस। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया यदि कोई वर्ब है उसके सबसे लास्ट में, एंड में वाई आता है और उस वाई के जस्ट पहले वावेल दिया है, कॉन्सोनेंट नहीं, वावेल दिया है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। एक चीज और देखें कि शेष सभी लेटर्स के साथ शेष सभी वर्ब जो फिनिश होती हैं, इनके अलावा एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ अथवा कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वावेल प्लस वाई के अलावा शेष जितनी भी वर्ब्स हैं, यदि हम उनको एस अथवा ई एस जोड़ना है हमको, तो सिंपली वी शैल यूज एस आफ्टर दोस वर्ब्स। वी हैव टू ऐड ओनली एस। फॉर एग्जाम्पल लॉफ, एल ए यू जी एच। अब यहां देखेंगे लॉफ, यस जोड़ देंगे। मीट, एम डबल ई टी, मीट मीन्स मिलना, केवल एस जुड़ गया। जंप, जे यू एम पी, एस जुड़ जाएगा। आर यू एन, रन, यस जुड़ जाएगा। इस तरह से हम एस अथवा एस को कैसे जोड़ा जाए किसी वर्ब के लास्ट में, ये हम सीख लिए। अब हम ट्रांसलेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए, अब सीखने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। रूल्स हम लोगों को पता है, नंबर्स वचन हम लोगों को पता है, कहाँ एस जोड़ा जाए, कहाँ ई एस जोड़ा जाए, कब आई ई एस हो जाएगा, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों चीजें पता है। अब देखें, सबसे पहले जो मैंने स्टेप बताया आपको कि सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। दूसरा टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तीसरा हमारा सेंटेंस वो किस टाइप का है, सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। उसके बाद इतना जानने के बाद हम रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला हमारा वर्क होगा सब्जेक्ट को ढूंढना। जैसा कि बताया गया आपको सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट कौन है, जो डूयर होता है, जो कार्य को करने वाला होता है। अब यहां देखें मोहन इस कार्य को करने वाला है, मोहन हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद कह रहा है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ई एस। अभी मैंने आपको तुरंत बताया यदि किसी का नाम है तो वो एक वचन में आएगा और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस अथवा ई एस लगाएंगे। अब वर्ब क्या है इसमें ये देखना जरूरी है। पहले मैंने बताया था वीडियो में कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया और क्रिया का मतलब होता है कार्य। कौन सा कार्य हो रहा है, खेलने का। तो हमें क्रिया पता लग गई, खेलना। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जो शेष बचा हुआ भाग है ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर। अब हल करें। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। क्लियर है, मोहन का वचन क्लियर है हमको कि मोहन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ई एस लगाएंगे। वर्ब भी क्लियर हो चुका है कि वर्ब है प्ले, पी एल ए वाई। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यदि कोई वर्ब वाई से समाप्त होता है और उसके पहले यस ए रहता है, ध्यान दें, यदि कोई वर्ब वाई से समाप्त होता है और उसके पहले वावेल साउंड
इर अथवा ई, आई, ओ, यू में कोई रहता है तो हम केवल क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। अब बचा क्या हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, CRICKET और एट लास्ट फुल स्टॉप। नाउ योर ट्रांसलेशन इज रेडी। सेकंड एग्जांपल देखें, वह किताबें खरीदता है। तो पहला काम टेंस आइडेंटिफिकेशन का है, हूं, हो बताता है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करेंगे कि द गिवन सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो टेंस का आइडेंटिफिकेशन हो गया हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट में ये क्या है, इंडेफिनिट है। क्यों कि क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है। क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। उसके बाद हमारा देखते हैं कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। द सेंटेंस इज फुल्ली सिंपल, असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा यस। ये हमेशा निर्धारण होता है सब्जेक्ट के वचन से, सब्जेक्ट के नंबर से। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये देखें हम सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब कार्य को करने वाला। कौन है डूयर इसमें, वह हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखते हैं। वर्ब का मतलब कार्य। कौन सा कार्य, खरीदने का कार्य। क्रिया हो गया खरीदना और बाकी जो बचा आपका किताबें वो हो गया कर्म। अब हल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया गया ही। उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो ही है वो सिंगुलर नंबर है। तो क्रिया हमारी क्या है, खरीदना, BUY। अब ध्यान दें, अभी जैसे बताया गया था कि यदि कोई वर्ब वाई से समाप्त होती है और उसके जस्ट पहले वावेल दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, केवल यस जोड़ेंगे। बचा क्या हमारा, यहां तक हम पूरा कर लिए। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किताबें, बुक्स। अगर हम केवल बुक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक किताब की बात नहीं की गई है बल्कि किताबें अर्थात एक से अधिक किताबों की बात की गई है। इसलिए मैंने यहाँ पे बुक्स लिखा और आपका सेंटेंस यहाँ पूरा होता है, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप लगाया गया। अब एक वाक्य और देखें, हम स्कूल से आते हैं। तो पहला वर्क यही करेंगे, टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। आपका टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। यदि टेंस प्रेजेंट होता तो है वो वाक्य के लास्ट में रहेगा। यदि टेंस पास्ट होता तो था, थी, थे वाक्य के लास्ट में रहेगा। और यदि टेंस फ्यूचर होता तो गॉगी गे रहता। चूंकि सबसे लास्ट में है वो हो दिया है, इसलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा टेंस प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद देखेंगे कौन सा टाइप है, इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि इंडेफिनिट की पहचान है कि वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। हम पाते हैं कि वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में जो आने का कार्य हो रहा है इसके लास्ट में है आते हैं, ते हैं। टेंस क्लियर हो गया। पुनः सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस कैसा है, सिंपल है कि इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है। तो पाते हैं कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। अब शुरू करेंगे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। चूंकि आने का कार्य हम के द्वारा हो रहा है इसलिए हम सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। अब हम के बाद, कर्ता के बाद हम क्रिया को आइडेंटिफाई करने का कार्य करेंगे। क्रिया क्या है, आना, आने का कार्य। जैसा कि मैंने बताया था कि सभी क्रियाओं के अंत में ना, आना, जाना, नहाना, धोना मैंने बताया था। तो आना हो गया वर्ब। उसके बाद जो बाकी पार्ट्स बचता है स्कूल से, ये हो जाएगा कर्म। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। सब्जेक्ट क्लियर हो गया, वी, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर यदि सब्जेक्ट रहता है तो केवल और केवल क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। और क्रिया हमारा है आना, COME, कम।
बाकी क्या बचा, स्कूल से, तो फ्रॉम स्कूल। इस तरह से हमारा जो है ये सेंटेंस भी हल हो गया, इसका भी ट्रांसलेशन हो गया। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें पूरी तरह से सीख चुके हैं। मैं अपने अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे।